स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल फर्स्ट मैच विन। चीनी टीम के अनिकेत को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। घोषणा के बाद तूफान में मौजूद अन्य लोगों ने एक जहर से पीड़ित व्यक्ति को मंच की सीमा पर लगे बैरियर के सामने झुकते हुए देखा। अधिकारियों द्वारा उन्हें मंच से नीचे ले जाया जा रहा था ताकि मेडिकल टीम द्वारा उनका इलाज किया जा सके। अनिकेत का शरीर गहरे भूरे रंग का था और उसकी मांसपेशियां अजीब तरह से हिल रही थी। हालांकि वह अभी भी सचेत था, फिर भी वह परिणाम से बेहद असंतुष्ट था। उसने अपने प्रतिद्वंदी के पॉइजन एलिमेंट को पूरी तरह से कम मांगा था और लापरवाही से उसके जाल में फंस गया। यह मुझ पर अटैक करने की कोशिश के लिए सही कार्य करता है। जापानी टीम के योसु को जोर जोर से हंसने लगा। वह अन्य सदस्यों के साथ पुनः एकत्रित होने के लिए बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसके पैर की हालत खराब होगी और वह अभी से महसूस नहीं कर सकता। योसुको के चेहरे पर एक बर्फीली तेज हवा चली, ऐसा लगा मानो उसकी त्वचा फट जाएगी। योसुको ने अपनी आंखें उठाई और तूफान के बीच हवा में खड़ी महिला की ओर देखा। उसकी पीठ पर शानदार पवन पंखों की एक जोड़ी देखी। बर्फ ले जाने वाली हवा ने उसकी सुंदरता को खत्म कर दिया। योसुको ने तिरछी नजरें झुका ली। उसकी नजरें महिला पर टिक गई। हालांकि वह घबराते नहीं दिख रहा था, वह काफी शांत नजर आ रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जिसके पैर में संवेदनाएं खत्म हो गई हों। उसने अपना बचाव स्थापित करने की जहमत भी नहीं उठाई, मानो वह उस महिला को उस पर स्वतंत्र रूप से अटैक करने की चुनौती दे रहा हो। नंदिनी ने अपना हाथ लहराया जिससे उसके चारों ओर जमी बर्फ को कांटों में बदल दिया। कीले तुरंत यासुको पर उछली, जिन्हें हिलने डुलने में परेशानी हो रही थी। योसुको ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए एक जादुई ढाल मंगवाई जिससे उसके अंग खुले रह गए। जैसा कि अपेक्षित था, स्पाइक्स ने योसुको के अंगों पर वार किया। वे मूल रूप से उस आदमी को जमीन पर कीलों से मार रहे थे, लेकिन योसुको अपने चेहरे पर कोई दर्द दिखाने के बजाय पागल आदमी की तरह हंसने लगा। आप हार गए, आपको मुझे नहीं चुनना चाहिए था। योसुको हंसा। उसके घावों में जहरीली गहरे भूरे रंग की तामसिक मक्खियां तेजी से अपने भिनभिनाते पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई। तामसिक मक्खियों की संख्या पहले से भी अधिक थी। वे पॉइजन मैजिशियन को हुई क्षति के सीधे आनुपातिक थे। व्यक्ति की त्वचा पर हल्का सा स्पर्श होने पर तुरंत खुजली शुरू हो जाएगी। तामसिक मक्खियों से बचने में असमर्थ होने पर अनिकेत को अयोग्य घोषित कर दिया था। योसुको बेतहाशा हंस रहा था। उसका मानना था कि वह अपने दम पर प्रतिद्वंदी टीम के 2 सदस्यों को बाहर कर सकते हैं। भले ही वह मूल रूप से युद्ध के लिए फिट नहीं था, फिर भी वह अकीरा मात्सुकी द्वारा दी गई गलती को कवर करने में सक्षम था। वह आसानी से अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर सकता था। मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करना सीधे तौर पर खुद को शर्मसार करने वाला है। मेरी जहरीली मक्खियों के इलाज का आनंद ले। योसुको हंसा। वह नंदिनी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, भले ही इसका मतलब यह था कि वह भी अयोग्य हो जाएगा। जब नंदिनी ने जहरीली मक्खियों को पास आते देखा तो उसने उन्हें आइस एलिमेंट से जमा देने की कोशिश की। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि तामसिक मक्खियां उसकी कल्पना से भी अधिक डरावनी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे कीड़े मौलिक जादू से डरते नहीं थे, मौलिक हमलों से प्रतिरक्षित। नंदिनी बुदबुदाई। जहरीली मक्खियां करीब आ रही थी। नंदिनी को एहसास हुआ कि इन छोटे कीड़ों से निपटना काफी मुश्किल था, इसलिए उसने अपने विंग्स को लहराया और ऊंची उड़ान भरी। तामसिक मक्खियों ने तुरंत उसका पीछा किया। उनमें से एक बड़ा झुंड ठीक उसकी राह पर था। पूरे मंच पर तूफान बढ़ने के बावजूद वे पूरी तरह से अप्रभावित थी। नंदिनी ने तेजी जारी रखी। वह हवा को नियंत्रित करने में सक्षम थी और उसकी पीठ पर हवा के पंख अभी भी उड़ रहे थे। वह बर्फ से भरी हवा में परी की तरह फुर्तीली थी। भले ही तामसिक मक्खियां अजय थी, वे थोड़े समय के लिए नंदिनी को पकड़ने में असमर्थ थी। नंदिनी को अच्छी तरह पता था कि जहरीली मक्खियां कितनी घातक होती है। उसने उनसे सीधे लड़ने की कोशिश करना छोड़ दिया और हवा में गोल गोल उड़ना जारी रखा। जहरीली मक्खियां अथक थी, जैसे कि उन्हें नहीं पता कि कब हार माननी है, लेकिन नंदिनी भी बेहद धैर्यवान थी। जैसे जैसे वो इधर उधर उड़ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। जमीन पर बर्फ पहले से ही 3 मीटर ऊंची थी। योसुको को बर्फ में कीलों से जमीन पर गिरा दिया गया था।
वह अभी भी उन्माद में था। फिर भी जब उसने देखा कि महिला जहरीली मक्खियों से लड़ने की जहमत नहीं उठा रही है तो वह गंभीर दिखने लगा। ठंड उसके घावों के माध्यम से उसके पूरे शरीर में घुस गई थी और मूल रूप से उसकी सभी रक्त वाहिकाओं को जमा दिया था। उसे अपने अंगों की कोई अनुभूति नहीं रह गई थी। उसके शरीर का तापमान गिर रहा था क्योंकि उसे तंद्रा का तीव्र संकेत महसूस हो रहा था। उसने हंसना बंद कर दिया था और इसके बजाय घबराने लगा था। यदि उसके शरीर का तापमान एक निश्चित बिंदु से नीचे गिर जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जैसे जैसे उसका खून बहता जा रहा था, ठंड उसके शरीर में घुसती जा रही थी। हालांकि ठंड उसके पॉइजन एलिमेंट जितनी घातक नहीं थी, फिर भी यह अंततः उसे मार डालेगी। योसु को अपनी टीम को आशा की एक झलक दिखाने के लिए तब तक रुकना चाहता था जब तक कि उसकी प्रतिशोधी मक्खियों ने नंदिनी को बाहर नहीं कर दिया। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह अब और अधिक देर तक नहीं रुक सकता। नहीं, मुझे इसे थोड़ी देर और सहना होगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी होगी और धीमी हो रही है। योसुको ने खुद को जगाए रखने की कोशिश करते हुए खुद से बुदबुदाया और अपनी जीभ काटी। वह जीत के काफी करीब थे। वह अब हार नहीं मान सकता था। जापानी टीम के योसुको को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, एक आवाज ने अचानक घोषणा की। इससे पहले कि योसुको को एहसास हो कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि एक सफेद आकृति तेजी से मंच पर प्रवेश कर रही है और उसे बर्फ से बाहर खींच रही है। जाने दो, मुझे जाने दो, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, योसुको चिल्लाया। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। वह पहले ही आप पर आसान हो चुकी है, फिर भी आपको लगता है कि आप अधिक समय तक टिके रह सकते हैं? सहायक अधिकारी ने कठोरता से उत्तर दिया। योसुको ने मंच पर नजर डाली और देखा कि जिस स्थान पर वह पहले लेटा था उस स्थान पर एक विशाल बर्फ का टुकड़ा लटक रहा था। उसने इसे नहीं देखा था क्योंकि तूफान बहुत तेज था। यदि यह उस पर गिरता तो यह उसे सीधे सूली पर चढ़ा देता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योसुको कितना अनिच्छुक था, उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सच तो यह था कि तामसिक मक्खियां की भी एक सीमा होती थी। जल्द ही वे काले धुएं के गुब्बार में बदल जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। भले ही तामसिक मक्खियां मौलिक हमलों से प्रतिरक्षित थी, जिसका अर्थ है कि कोई भी विनाशकारी या नियंत्रण स्पिल उनके खिलाफ अप्रभावी थे। वे लंबे समय तक टिकने में भी असमर्थ थे। एक और सदस्य को बाहर निकाल दिया गया है। जापानी टीम मैच हारने वाली है। बर्फ पहले से ही 3 मीटर मोटी है। हर कोई मूल रूप से इससे पीड़ित है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वे अधिक निष्क्रिय होते जाएंगे। उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। आइस एलिमेंट के बारे में डरावनी बात यह थी कि जब कोई मैच लंबे समय तक चलता था तो विरोधियों को दबाने के लिए ठंड काफी तेज होती थी। जब नंदिनी का आइस मैजिक इतना मजबूत था कि वह विरोधियों पर हर सेकंड इंटरमीडिएट आइस पिल का दबाव बना सकती थी, तो जापानी टीम को मौका कैसे मिल सकता था? हम हार गए। बटानी का चेहरा गंभीर था। उसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें बर्फ से भर गई। उसके और वेद के बीच लड़ाई समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वह जानता था कि उनके लिए और लड़ना व्यर्थ था। ठंड से ही इंटरमीडिएट स्पिल जितनी पहले मजबूत थी, अब वह नीचे दब चुकी थी। यदि यह केवल एक इंटरमीडिएट स्पिल होता तो वे आसानी से इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन ठंड उन्हें लगातार नुकसान पहुंचा रही थी। यह वैसा ही था जैसे आइस मैजिशियनों की एक टीम लगातार उन पर इंटरमीडिएट स्पिलों से विस्फोट कर रही हो। मुख्य निर्णायक ने शीघ्र ही परिणाम घोषित कर दिया। विजेता है चीनी टीम। जैसे ही मैच खत्म हुआ, नंदिनी ने अपना निर्माण आइस डोमेन वापस ले लिया। हवा और बर्फ तुरंत रुक गई। शुरू में दर्शकों की सीटें मंच से लगभग 3 मीटर ऊंची थी, लेकिन अब बर्फ के ढेर के कारण मंच दर्शकों की सीटों के समान ऊंचाई पर था। तूफान खत्म होते ही जब भीड़ ने मंच पर करीब से नजर डाली तो वे हैरान रह गए। स्टेडियम में भारी हंगामा खड़ा हो गया। ऐसी अद्भुत जादुई लड़ाई देखना हमेशा आनंददायक था। उस युवा महिला को शायद कोई नहीं भूल सकता जिसने शुरुआती मैच में अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचल दिया था। उसकी बर्फीली शाही ऑरा का आकर्षण अविस्मरणीय था। हम जीत गए। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं सोचा था कि हम जापानी टीम को इतनी आसानी से हरा देंगे। अन्य सदस्य तुरंत अपने साथियों को बधाई देने गए। कुछ मेडिकल स्टाफ ने घायल सदस्यों का इलाज भी शुरू कर दिया। एक तरफा जीत देखकर अच्छा लगा। यहां तक कि वर्मा अधिराज, भैरव जी और अन्य कुछ पुराने मैजिशियनों को भी उम्मीद नहीं थी कि वे जापानी टीम को इतनी आसानी से हरा पाएंगे।
बहुत अच्छा, आपको एक बार फिर टीम से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब आपने संघर्ष किया है और शुरुआती मैच में सबसे ज्यादा चमके हैं। आपका सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। मुख्य सलाहकार जितेश ने नंदिनी की तारीफ करने में संकोच नहीं किया। नंदिनी का प्रदर्शन बिल्कुल चौंकाने वाला था, जिससे वे जिस मैच को लेकर चिंतित थे उसने एक तरफा जीत में बदल दिया। यह संभव है कि जापानी टीम ने चीनी टीम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लो प्रोफाइल रखने वाली नंदिनी के इतने शक्तिशाली होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि उसने सारा ध्यान वेद से भी हटा लिया। एक बार अयोग्य घोषित? वर्मा अधिराज चकित हो गए, फिर उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। यदि मुख्य सलाहकार ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो अन्य लोग इसके बारे में भूल गए होते। नंदिनी को पूर्वी समुद्री किले के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि वह समय पर एडवांस लेवल हासिल करने में असमर्थ थी। अब राष्ट्रीय टीम में लौटने के बाद न केवल उसकी कल्टीवेशन का स्तर दूसरों के बराबर हो गया, बल्कि यह पता चला कि वह ताकत में उनसे पूरी तरह आगे निकल गई है। यहाँ तक कि जापानी टीम के वटाने भी खुद को लाभप्रद स्थिति में नहीं पाते अगर वह नंदिनी से उसके आइस डोमेन में लड़ते। यही वो टुकड़े होंगे जो उसने लिए थे। बहुत जोर से भींचने के कारण शिवांगी के दांत लगभग टूट गए थे। उसने सभी चीजों को अपग्रेड किया और उसकी कल्टीवेशन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। रुद्री ने गंभीर रूप से सहमति व्यक्त की। नंदिनी ने आइस क्रिस्टल धनुष के बचे हुए टुकड़े ले लिए थे और टीम से गायब होने पर उन सभी को अपग्रेड किया था। यही कारण था कि उसमें इतना सुधार हुआ था और उसका डोमेन इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। दोनों महिलाओं को बस अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। उन्होंने नंदिनी से उसका आइस क्रिस्टल धनुष छीनकर उसे कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हो चुका था और उसका आइस मैजिक पहले से ही कहीं अधिक मजबूत था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, किसी पर दुर्भावनापूर्वक प्रहार करना। सिंह कबीले के उच्च पदस्थों को जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। मुझे याद है कि उन्होंने कुछ समय पहले जानबूझकर स्पष्ट किया था कि नंदिनी अब किसी भी तरह से उनके कबीले से संबंधित नहीं है। मुझे लगता है कि महिमा उनकी भी नहीं होगी, आहन ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने आगे कहा, आदर्श, मुझे पूरा यकीन है कि वह वह कहाँ गया था। आहन यह वर्णन करने ही वाले थे कि कैसे नंदिनी ने एक बड़ी वापसी की थी जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस आदमी से वह बात कर रहा था वह पहले से ही एक महारानी के आदेश के तहत एक छोटे हिजड़े की तरह नंदिनी के पास आया था और महारानी को एक अच्छी मालिश देने के लिए स्वेच्छा से आया था और उसके कंधों पर। आहन पूरी तरह से अवाक था। जब आदर्श अपने चरित्र की ताकत प्रदर्शित कर रहा था तो वो आमतौर पर गड्ढे वाले शौचालय की चट्टान की तरह जिद्दी, कठोर और बदबूदार था। हालांकि जब वह बेशर्म हो रहा था तो वह आवश्यकता अनुसार कोई भी भूमिका निभाने को तैयार था। आदर्श मशीन गन की तरह लगातार नंदिनी की तारीफ कर रहा था। नंदिनी आदर्श से गंभीर रूप से डरी हुई थी। आखिरकार उस आदमी ने बेशर्म शब्द बोलना बंद कर दिया जब उसने उसकी ओर घूर कर देखा। हमारा यहाँ काम हो गया, चलो कुछ अच्छा खाकर जश्न मनाए, यह मुझ पर है। उद्घाटन मैच बिल्कुल सही खत्म हुआ। अगले आधे महीने के दौरान राष्ट्रीय टीमों के बीच और अधिक रोमांचक मैच होंगे और तब तक असाधारण प्रतिभाओं के नाम भी जनता तक फैल जाएंगे। हालांकि टूर्नामेंट की इतनी प्रभावशाली शुरुआत के साथ टीम को बेहतर रैंकिंग हासिल करने की अधिक उम्मीद होने लगी थी। आदर्श नंदिनी को अपने पीछे खींचते हुए भाग गया। इसे एक उत्सव माना जा रहा था, लेकिन किसी तरह यह एक बार फिर से एक मजबूत तारीख में बदल गया। मुंह बनाने में क्या समस्या है? तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने मैच जीत लिया है। क्या आप दुनिया को अपने कौशल से प्रभावित करने के लिए लंबे समय से इंतजार नहीं कर रही थी? क्या आपने अभी ऐसा नहीं किया? आदर्श ने पूछा। यह काफी दूर है, नंदिनी ने उत्तर दिया। आपको इसे धीरे धीरे लेना होगा। आपने अब तक बहुत अच्छा किया है। आदर्श ने चंचल होना बंद कर दिया। उसकी आवाज गंभीर थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मैच ने नंदिनी को हाल ही में पैदा हुई कुछ निराशाओं को बाहर निकालने का मौका दिया है। उसने आदर्श को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसा कि उसने कुछ दिन पहले किया था। आदर्श को इससे काफी राहत मिली। उनका रिश्ता वास्तव में पहली जैसी स्थिति में नहीं आया। आदर्श ने नंदिनी से पूछा कि वह अचानक इतना कैसे सुधर पाई और वह चुप हो गया। यह चौंकाने वाला था कि नंदिनी कितनी मजबूत हो गई थी। हालांकि जब उन्होंने माउंट टायरेंट के लिए टीम छोड़ी तो वह एकांत में कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उन्हें इतना मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त था।
नंदिनी चुप रही। वो कुछ ही दूरी पर शांति से बहते पानी को देख रही थी। कुछ लड़कियां जो विद्यार्थियों जैसी लग रही थी वहां से गुजरी। उन्होंने नंदिनी को पहचाना, जिन्होंने शुरुआती मैच में इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वे उसे देखकर बहुत उत्साहित लग रही थी, फिर भी उन्होंने उन दोनों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उन्हें दूर से ही देखते रहे। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। मुझे उम्मीद है कि जिस चीज ने आपको बेहतर बनाने में मदद की उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, आदर्श ने कहा। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया। उसने आदर्श को आइस क्रिस्टल धनुष और उसके टुकड़ों के बारे में संक्षेप में बताया। मुझे बताओ, क्या सिंह कबीले के वे लोग किसी पंथ या किसी और चीज से है? वे एक जादुई हथियार को अपग्रेड करने का इतना डरावना तरीका कैसे लेकर आए? आदर्श ने उसका स्पष्टीकरण सुनने के तुरंत बाद उन्हें श्राप दी। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सभी टुकड़ों को मिलाने के बाद आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग कर सकती है? लेकिन मेरी अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना बहुत आसान है इससे, नंदिनी ने पुष्टि की। जब यह केवल एक खंडित धनुष था, नंदिनी की कल्टीवेशन धीरे धीरे आइस क्रिस्टल धनुष को नियंत्रित करने में सक्षम थी। कभी कभार 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल करने उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अब आइस क्रिस्टल धनुष पूरा हो चुका था और यह उसकी आत्मा से अधिक ऊर्जा खींच रहा होगा। यदि वह बहुत लापरवाह होती तो एक ही तीर उसकी आत्मा से बहुत अधिक ऊर्जा खींच सकता था और उसे कुचल सकता था। नंदिनी आदर्श से बहुत कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने सुझाव दिया कि वे वापस चले जाए। आदर्श आसानी से बता सकता था कि नंदिनी का दिमाग मजबूत बनने के विचार में व्यस्त था। टुकड़ों से उसे बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई थी, इसलिए आइस क्रिस्टल धनुष को वास्तव में नियंत्रित करने से पहले उसे उन सभी को अपग्रेड करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी। अंत में आइस क्रिस्टल धनुष सिर्फ एक जादुई हथियार था। इस पर बहुत अधिक भरोसा करना नासमझी थी। यह बेहतर होगा कि यदि वह अपनी ताकत में सुधार कर सके और अपनी आइस एलिमेंट क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सके, ताकि उसे अब चिंता करने की जरूरत न हो कि सिंह कबीला अपना बदला लेने की कोशिश करेगा। आदर्श को यह जानकर बहुत राहत मिली कि नंदिनी ठीक है। तो आदर्श इस बारे में चर्चा करने ही वाला था कि नंदिनी का अगला कदम क्या होगा। तभी भारी कद काठी वाले 2 आदमी अचानक उसके और नंदिनी के बीच आ खड़े हुए। नंदिनी को पता था कि आदर्श उसका फायदा उठाने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढेगा। इस प्रकार वह विकृत लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखने की आदी थी। इस प्रकार कोई सीधे उनके बीच खड़ा होने में सक्षम था। आदर्श ने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ 2 असभ्य पैदल यात्री थे, इसलिए उसने उनके गुजरने का इंतजार किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों पश्चिमी लोग बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। आदर्श कुछ यादृच्छिक पैदल चलने वालों के साथ झगड़ा करने के मूड में नहीं था। वह बस आगे बढ़ा, दोनों लोगों के चारों ओर घूमने की कोशिश की और अपनी बातचीत जारी रखने के लिए नंदिनी के साथ फिर से इकट्ठा हो गया। उसे आश्चर्य हुआ जब घुंघरारे भूरे सुनहरे बालों वाला एक लंबा आदमी सुनहरे रेशम की कढ़ाई वाली शानदार पोशाक में नंदिनी के सामने खड़ा था। यहाँ आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्या आप जानते हैं, जब मैं अपने बूथ की खिड़की से उबाऊ उद्घाटन भाषण देख रहा था तो मैं लगभग सो गया था जब तक कि आप नहीं आए। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका उपयोग मैं आपकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कर सकूं। भूरे सुनहरे बालों वाले सुंदर आदमी ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर विनम्र तरीके से अपना स्नेह व्यक्त किया। मुझे क्षमा करें, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए बहुत उत्साहित था, इतना उत्साहित कि मैं अपना परिचय देना लगभग पूरी तरह से भूल गया। मैं स्पेन से शोएब हूं। नंदिनी शौक रहेगी। अभी कुछ देर पहले वो आदर्श से बात कर रही थी, तभी अचानक वह आदमी कहीं से प्रकट हो गया। उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जब उसने उन छात्रों को सुना जो पहले उसे दूर से देख रहे थे और उत्साह से चिल्लाने लगे, ये तो बैनी है, वह स्पेन के शाही परिवार से है। शोएब का दूसरा नाम या कहे सरनेम बेनी था। यह प्रिंस बेनी है। पॉनी टेल पहने बनाए एक सफेद लड़की शर्मा गई। वह इतनी उत्साहित थी मानो उसने किसी सेलिब्रिटी को देखा हो जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करती है। हे भगवान, वह सचमुच यहाँ है। तस्वीरों में वह जैसा दिखता है वो उससे भी अधिक सुंदर है, दूसरी लड़की चिल्लाई।
यूरोपीय लड़कियां बहुत उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अगले ही सेकंड में प्रिंस बैनी की ओर दौड़ने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने प्रिंस बैनी के पास खड़े विशाल अंगरक्षकों को देखा तो उनकी हिम्मत टूट गई। बैनी धीरे और विनम्रता से मुस्कुराते हुए लड़कियों की ओर मुड़ा। वह खुश था कि लड़कियों ने उसकी पहचान उजागर करने में मदद की। राजकुमार, नंदिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि वो आदर्श जितनी अज्ञानी नहीं थी। हालांकि कई यूरोपीय देशों ने नई शासकीय संरचनाएं लागू की थी, फिर भी कुछ ने लंबे समय तक चले शाही परिवारों को बरकरार रखा। वे आमतौर पर काफी शक्तिशाली थे और एक बार किसी देश पर शासन करने की ताकत रखते थे। चीन में जादुई कुलों के विपरीत उन्हें आमतौर पर अपने देश के लोगों द्वारा बहुत सम्मान और प्यार मिलता था। दोनों लड़कियों के बीच बहुत बातचीत के आधार पर वह आदमी वास्तव में स्पेन के शाही परिवार से था और वह एक यूरोपीय राजकुमार था। ऐसा कहा जा रहा है कि एक राजकुमार अचानक क्यों आ गया। नंदिनी पूरी तरह से भ्रमित थी। इस बीच गार्ड की दीवार के दूसरी ओर आदर्श का चेहरा जितना संभव हो उतना काला था। आदर्श ने नंदिनी तक पहुंचने के लिए दो यूरोपीय लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। दोनों लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे। वे अपने शरीर को उसके और नंदिनी के बीच एक स्क्रीन के रूप में उपयोग कर रहे थे ताकि एक राजकुमार को भूमिका निभाने की कोशिश करने वाले स्पेनिश लड़का नंदिनी के साथ कुछ अतरंग समय बिता सके। सच तो यह था कि केवल एक ही वाक्य था जो वर्णन कर सकता था कि आदर्श वर्तमान में क्या महसूस कर रहा था। आखिर यह गधा क्या सोचता है कि वह कौन है जो मेरे साथ हवा की झोंकी की तरह व्यवहार करके मेरी प्रेमी को छीनने की कोशिश कर रहा है। आदर्श बिल्कुल अवाक रह गया जब उन्होंने देखा कि बैनी नाम का लड़का अभी भी अपने आप में आनंददायक बातचीत कर रहा है। क्या उसके लिए इससे भी अधिक मनोरंजक कोई होगा कि वह अपने अंगरक्षकों से किसी व्यक्ति की प्रेमिका को पकड़ते समय उसे दूर रखने के लिए कहे। घमंडी, यह आदमी बहुत घमंडी है। आदर्श हमेशा से गर्म स्वभाव का था, किसी भी तरह वह इसे सहन नहीं कर सकता था। तुम दोनों को तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाना चाहिए, अन्यथा वेनिस में गार्डों को बुलाने से भी मैं तुम दोनों को अपंग बनाने से नहीं रोक पाऊंगा। आदर्श ने गहरी अभिव्यक्ति के साथ मांग की। अपना समय बर्बाद करना बंद करो। जब राजकुमार अपनी बातचीत पूरी कर लेंगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। बाईं ओर का व्यक्ति अभी भी अपने भाषण के बीच में था जब एक अदृश्य शक्ति ने उसका गला दबा दिया और उसे दूसरा शब्द बोलने से रोक दिया। दाहिनी ओर वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत मैजिक कर दिया, लेकिन आदर्श उससे भी तेज था। उसने उस आदमी को नहरों में ऐसे धकेल दिया जैसे वह किसी मक्खी को हाथ से हिला रहा हो। आपने इसके लिए पूछा? आदर्श ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया और बाईं ओर के व्यक्ति को भी नहर में फेंक दिया। दो कष्टप्रद मताहतों से निपटने के बाद आदर्श बैनी के पास गया और उसके कंधों को जोर से दबाया। दोस्त, इतना कठोर मत बनो। बैनी शांति से मुस्कुराया। अपनी दादी, जाओ अपने ठंडे स्नान का आनंद लो। आदर्श ने बैनी को उठाया और बिना किसी दया के उसे नहर में फेंक दिया। बैनी को बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी। वह पानी में गिर गया और भीग गया। उनका खूबसूरत हेयर स्टाइल खराब हो गया था और उनके चेहरे पर लगाया गया मेकअप भी बर्बाद हो गया था। वह बिल्कुल दुखी लग रहा था। युवा छात्राएं तुरंत चिल्लाए उठी और उस नहर के किनारे भाग गई। वे वास्तव में प्यार में डूबे मूर्खों की तरह पानी में कूद पड़े जो अपने राजकुमार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसने मेरी आदर्श की महिला को छूने की हिम्मत की। क्या वह जीने से थक गया है? क्या वह सचमुच कोई शाही राजकुमार होने का नाटक कर रहा था? क्या वह मंदबुद्धि है? यह कौन सा साल है, फिर भी कोई खुद को राजकुमार बता रहा है। मुझे यकीन है उसने बहुत सारे नाटक देखे होंगे। आदर्श पूरी तरह से गुस्सा हो गया। वह अभी भी पानी में बैठे बेवकूफ पर चिल्लाया, अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा। उस आदमी को सब एक सिखाने और डांटने के बाद आदर्श को बेहतर महसूस हुआ। एक बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी मिल सकते हैं। हाल ही में सचमुच बहुत सारे मंदबुद्धि लोग हैं। ठीक है नंदिनी, आदर्श ने नंदिनी को कहा। नंदिनी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे जब उसने देखा कि कैसे आदर्श ने एक पल में उन लोगों को बाहर निकाल दिया था। हालांकि नंदिनी को उस अजीब आदमी से बात करने में सहज महसूस नहीं हुआ। चूंकि आदर्श ने पहले ही उसकी देखभाल कर ली थी, इसलिए वह वापस जाकर कल्टीवेशन करना पसंद करेगी। वापस जाते समय आदर्श अभी भी उसके बारे में शिकायत कर रहा था। नंदिनी को लगा कि आदर्श को कुछ याद दिलाना जरूरी है। जब वे अलग हो रहे थे तो उसने धीमी आवाज में आदर्श से कहा, कुछ यूरोपीय देशों में अभी भी शाही परिवार और राजकुमार है। आदर्श का जबड़ा खुला रह गया।
सच में? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? आपको और किताबें पढ़नी चाहिए, नंदिनी ने शांति से उत्तर दिया और चली गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।